ये चावल किसने बनाए हैं? बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे चिड़ियों के खाने के लिए हो। सब्जी अच्छी है खाने में। माँ जी, सब्जी मेरे हाथ की और चावल सोनल भाभी ने बनाए थे। विशाखा की बात सुनकर अच्छा खासा खाना खाती शालिनी ने सब्जी की प्लेट को नीचे रख दिया और चावल ही खाने शुरू कर दिए। माँ, अगर चावल अच्छे नहीं लग रहे हैं तो क्यों खा रही हो? केवल आप चावल ही खा रही हो, सब्जी खा लो ना। वो मेरे मुंह से ना गलत निकल गया था। चावल तो बहुत मजेदार है, ये सब्जी है कि कोई देखे भी ना। शालिनी की बात सुनकर विशाखा को काफी दुख सा हुआ और माँ जी, अगर मेरी बनाई हुई सब्जी अच्छी है तो आप तारीफ कर दीजिए। जरूरी नहीं कि हर रोज मुझे नीचा ही दिखाया जाए। विशाखा की बात सुनकर शालिनी भड़क गई और तो मुझे कभी भी सुकून से कुछ भी खाने मत देना। तूने तो सोच ही लिया है कि मुझे किलसा किलसा कर मार देगी। रुक, अभी तुझे ही बताती हूँ। माँ, विशाखा ने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था जो आप इतना गुस्सा हो गई। हाँ, तुझे तो कभी भी इसकी बात गलत लगती ही नहीं है। ये रोजाना मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरी बहू से जलती है। जा ले जा इसको अमित कमरे में, नहीं तो आज ना जाने मेरे हाथों से क्या हो जाएगा। शालिनी के बोलने पर गुस्से में अमित डाइनिंग टेबल से उठ गया और विशाखा का भी हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। शालिनी की दो बहुएं थी, विशाखा और सोनल। सोनल घर की बड़ी बहू थी और शालिनी की पसंद की थी। वहीं विशाखा शालिनी के बेटे की पसंद थी, इसलिए शालिनी को विशाखा जरा सी भी पसंद नहीं थी। घर में बेवजह की कलेश के बाद विशाखा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अमित जी, मेरी क्या गलती थी जो माँ जी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। अरे ये तो सभी जानते ही हैं और बाबा तो कई बार कह भी चुके हैं कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं माँ जी क्यों मुझसे ऐसी उखड़ी उखड़ी रहती है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ जी का दिल जीत भी पाऊंगी। तुम अपनी अच्छाइयों से ऐसे ही माँ का दिल जीत लोगी जैसे तुमने मेरा जीता था। विशाखा, तुम दुखी मत हो। अमित ने विशाखा को संभाल लिया। घर में रोजाना किसी न किसी बात पर कलेश होना तय था। आज भी दोनों देवरानी जेठानी साथ साथ खाना ही बना रही थी कि तभी ये विशाखा बहुत घमंड दिखाती है अपने बनाए हुए खाने पर। आज देखती हूँ। सोनल ने ऐसे सोचकर विशाखा की बनाई हुई सब्जी में उसकी आंखों के सामने ही पूरा मिर्ची का डिब्बा उड़ेल दिया। भाभी, ये क्या किया आपने? अब इतना कर दिखाना अपने बनाए हुए खाने के ऊपर। प्यारी विशाखा, बहुत घमंड है ना तुम्हें। घमंड मुझे नहीं, आपको है भाभी, वो भी ना जाने किस बात का। बहुत अच्छी समझती है ना माँ जी आपको। अब देखिए, मैं जाकर बताऊंगी आपकी सच्चाई माँ जी को। विशाखा काफी गुस्से में थी, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने कढ़ाई को उठाया और वो उसे शालिनी को दिखाने के लिए ले गई। माँ जी, देखिए सोनल भाभी ने क्या किया, मेरा बनाया हुआ खाना बिगाड़ दिया। विशाखा एक उम्मीद से अपनी सास के पास गई थी कि उसकी सास आज उसका साथ देगी, लेकिन अच्छा, तो ये सोनल ने किया है? झूठी मक्कार, कुछ और नहीं मिला तो मेरी बहू पर झूठे इल्जाम ही लगा रही है। तू इतनी सीधी नहीं है जो तूने कुछ ना किया हो। तूने ही कुछ किया होगा तभी सोनल ने ये कदम उठाया। नहीं माँ जी, मैंने भगवान कसम कुछ नहीं किया। मैं तो बस आराम से खाना। बस बहुत हुआ, जा निकल जा मेरी आंखों के सामने से। नहीं माँ जी, आज मैं नहीं निकलूंगी। आप कब तक सच को अनदेखा करती रहेंगी? आपकी बड़ी बहू अच्छी नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझसे आवाज को ऊंचा करके बात करेगी? अपनी हद में रह, समझी? शालिनी के घर में आज फिर से इस बात के ऊपर कलेश शुरू हो गया, लेकिन विशाखा इस बार चुपचाप नहीं रही और उसने अपने हक की बात कही। काफी देर तक लड़ाई चलने के बाद शालिनी बोली, अजी सुनिए, मैं इस लड़ाकू के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं तो आज ही अपने घर का बंटवारा कर रही हूँ। अमित, तू अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल पर जाकर रहने लग। सुनिए, अब मुझसे इसकी शक्ल और नहीं देखी जाएगी। इसे दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करवा दीजिए। शालिनी की रोज रोज की लड़ाइयों से सभी परेशान आ गए थे, जिसकी वजह से अमित का बाप भी कुछ नहीं बोला और घर का बंटवारा हो गया। अमित और विशाखा को घर की दूसरी मंजिल मिल गई और सास ससुर सोनल और सोहन के साथ नीचे ही रहने वाले थे। अमित ने 2-4 लोगों को बुलाकर अपने सामान को ऊपर रखवाया और तो अब से ये हमारा घर होगा। नीचे के मुकाबले तो इसमें बहुत कम सुविधा है, साथ ही इसका लेंटर भी ज्यादा ठोस नहीं है। लेकिन चलिए, रोज रोज की कलेश से अच्छा है कि हम किसी तरह यहीं पर रह लेंगे। सही कहा तुमने विशाखा। अमित और विशाखा के घर की मंजिल नीचे वाली मंजिल से बिल्कुल अलग थी। उसमें बस बिना प्लास्टर हुआ एक ईंटों का कमरा था और आंगन वगैरह सब खुला हुआ था, लेकिन विशाखा घर की सुख शांति के लिए उसी में रहने को राजी हो गई थी। अमित जी, चलिए रात हो रही है तो अभी सो जाते हैं। इसमें कहाँ कैसे क्या चीज रखनी है वो हम कल देखेंगे। ठीक है। अमित और विशाखा दोनों अपने कमरे में सोने को लेट गए। वो काफी थके हुए थे, लेकिन ऐसे में ही बारिश शुरू हो गई। उनका लेंटर पक्का नहीं था, जिसका नतीजा ये सामने आया कि उनके कमरे में पानी टपकने लगा। ये भगवान, सारा कमरा टपक रहा है, बाहर तो छत भी नहीं है।
इस बारिश को भी आज ही आना था विशाखा, यहाँ हमसे सोया नहीं जाएगा, चलो नीचे चलते हैं, मैं माँ से पूछ लेता हूँ। अमित ने ऐसे बोलकर नीचे अपनी माँ को बहुत आवाजें लगाईं, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाजों का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उन दोनों को टपके में ही रात गुजारनी पड़ी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अमित और विशाखा रोजाना किसी न किसी चीज से परेशान ही वक्त गुजारते थे। एक रोज विशाखा चूल्हे पर खाना बना रही थी कि उसने जाल में से अपनी सास को देखा। ये क्या, माँ जी पोछा लगा रही है, लेकिन क्यों? मर गई रे। शालिनी को पोछा लगाता देख विशाखा को बुरा लगा, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोली। फिर ऐसे ही विशाखा ने शालिनी को बाकी काम करते हुए भी देखा, जैसे बर्तन धोना और सफाई वगैरह। इस सब के बाद विशाखा नीचे गई। सोनल भाभी कहाँ हो? बोलो, हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखते, फिर क्यों आई हो? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, कभी माँ जी पोछा लगाती हैं तो कभी झाड़ू बर्तन करती हैं। आप क्यों करवाती हो उनसे इतना काम? उनकी उम्र नहीं है ये सब करने की, समझ आया? ओह, तो सास से जबान लड़ाने वाली मुझे सीख देने को आई है? मेरी बात सुनो, माँ जी ये सब अपनी मर्जी से करती हैं, मैं नहीं बोलती उनसे ये सब करने को। क्यों, है ना माँ जी? हाँ 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 हाँ। शालिनी बेचारी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों से लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहती थी। उस वक्त विशाखा वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शालिनी विशाखा से सब्जी मंडी में टकराई। वो काफी दुबली हो गई थी। माँ जी आप यहाँ? विशाखा बहू, क्या हुआ माँ जी आपको? आप तो बहुत कमजोर लग रही हो। माँ देखो, आपकी आंखों को मैं पढ़ सकती हूँ, कुछ तो बात है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। मैंने हमेशा तुझे सोनल से कम आंका, तुझसे 36 का आंकड़ा रखा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा कि ये बंटवारा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सोनल मुझसे बहुत काम करवाती है बहू, ना करूँ तो वो मुझे धमकाती है। उनकी ये मजाल कि वो आपको हेकड़ी दिखाए। माँ जी, इसमें भी मेरा ही हाथ है बहू, मेरी ही गलती है। मैंने ही उसे ज्यादा सर चढ़ा लिया, जिसकी वजह से आज वो मेरी ही छाती पर नाच रही है। तुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन करने की हिम्मत नहीं थी। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना मेरी बहू? बिल्कुल भी नहीं माँ। तो फिर तू चल मेरे साथ। शालिनी ऐसे बोलकर अपने साथ विशाखा को घर ले आई। विशाखा को शालिनी के साथ आता देख सोनल बोली, ओ हेलो, कहाँ घुसी चली आ रही हो? माँ जी इसे कहाँ ला रही हो? अब मेरी आंखें खुल गई हैं बहू कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। और अब से विशाखा भी हम सभी के साथ ही रहेगी। जिसको दिक्कत है वो जा सकता है। शालिनी की बात सुनकर सोनल का मुंह बस बंद हो गया था। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी दाल अब नहीं गलने वाली थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली और विशाखा ऊपर से वापस नीचे आ गई। अब घर का बंटवारा खत्म हो चुका था और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। हो, आज तो ससुराल में मेरा पहला दिन है। मुझे जल्दी उठकर सब कुछ रेडी कर देना चाहिए। सुनिधि घर की सफाई करके नहा धोकर अपनी पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती है। सब उठकर आते हैं। आलू के पराठे की खुशबू कहाँ से आ रही है? अमृता, तुम तो यही हो, तो खाना किसने बनाया? अरे अब से आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमारे घर में बहू आ गई है। ये तो है। हाँ भाभी, आपने दही, आलू के पराठे और पास्ता बनाया है ना? हाँ, और मैंने काजू कतली भी बनाई है। आइए आप सब खा लीजिए। सुनिधि, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये कहते सुनिधि सबको खाना परोस देती है। वाह बहू वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। ये लो बहू, हम सबकी तरफ से तुम्हारा नेक, सोने का हार, अंगूठी और पायल। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कमरबंद। मम्मी जी, पापा जी, शुक्रिया। सब खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सुनिधि भी अपने ससुराल में सारा काम करके खुश रहती है। वहीं एक दिन नंद की सहेली पिंकी आ जाती है। निधि रसोई में चाय बना रही थी कि भाभी मेरी दोस्त आई है, आप कुछ अच्छा सा बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। सुनिधि रसोई में अपनी नंद के कहने पर खाना बनाना शुरू करती है। तभी खाना बनाते वक्त कुछ सब्जियों की कमी होती है। ओहो, फ्राइड राइस के लिए तो बीन्स और सोया सॉस नहीं है। मुझे बाजार से लेकर आना होगा, टाइम भी नहीं है। जब तक पास्ता उबल रहा है मैं सामान लेकर आती हूँ। गैस की फ्लेम मीडियम करके सुनिधि फटाफट बाजार से जाकर सामान ले आती है और बीन्स काटना शुरू करती है। इतने में सास ससुर आवाज देते हैं, अरे बहू, चाय पीने का मन कर रहा है, जरा चाय लिया। अरे बहू, रसोई में से मूंगफली भून कर दे दे। मुझे फिर से भूख लग रही है तो वही खा लूंगी। अभी बाहर से सामान लेकर आई हूँ, खाना भी बनाना है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आई माँ जी, पापा जी। सुनिधि ससुर की चाय बनाकर और एक गैस पर पास्ता हटाकर सास के लिए मूंगफली भून देती है और सास ससुर को देकर आती है। उसके बाद रसोई में आकर पास्ता बनाती है। तभी
भाभी, मेरी फ्रेंड मेरे रूम में कब से वेट कर रही है, आप कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ ना। हाँ बस हो गया है, 5 मिनट बाद तुम लेने आ जाना। प्लीज भाभी, आप ही मेरे रूम में सब कुछ लेकर आ जाना, मैं उनसे बात कर रही हूँ, अकेला नहीं छोड़ सकती उसको। ये कहकर चांदनी अपनी सहेली के पास चली जाती है। फिर सारा सामान रेडी हो जाने पर सुनिधि 2-3 चक्कर में उन्हें पास्ता, फ्राइड राइस, कोल्ड कॉफी देती है। और वो सब खाना खाने के बाद, भाभी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था आज का भी, आप ये सारे जूठे बर्तन ले जाओ। ठीक है। घर के काम करने से सुनिधि को एक पल के लिए चैन नहीं मिलता। वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो उसकी माँ गायत्री का फोन आ जाता है। कैसी है मेरी बच्ची अपने ससुराल में, खुश तो है? माँ, मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा दिमाग बहुत गर्म है। नंद की फ्रेंड आई है, इस वजह से मुझे रूम में खाना परोसना पड़ रहा था। और फिर कहती है कि भाभी यहाँ से जूठे बर्तन ले जाओ, मुझे फोटो खींचनी है। ये नहीं कि खुद एक बार भी उठ जाए। मैं भी तो उसका काम कर रही हूँ ना। सब्जी खत्म हो गई थी, बाहर बाजार से लेकर आई। उसके बीच माँ जी पापा जी आवाज लगा रहे हैं अपना काम करवाने के लिए। उनको भी उनके कमरे में सेवा पानी करो। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये ससुराल वाले क्या कर रहे हैं? सुनिधि तो इनकी बातों में ही क्यों आ रही है? अरे तू मेरी बेटी है, अभी तक तुझे इन सबको अपनी उंगलियों पर नचा लेना था। अगर तू इन सब की ही बातों में फंसी रहेगी तो ये सब तेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे, नौकरानी की तरह तुझसे काम करवाएंगे। पर मेरी बेटी, तू रानी है ना, तुझे उस घर पर राज करना है। कुछ ऐसा कर कि प्रॉपर्टी तेरे हाथ में हो। और तू इतना काम क्यों कर रही है? माँ, आप मुझे भड़का रही हो। मेरे ससुराल वाले इतने बुरे भी नहीं है। मेरी पहली रसोई में इन्होंने बहुत अच्छा तोहफा दिया था मुझे, और मैं जरा सी छींक भी मार रही थी तो सासू माँ मुझे काढ़ा बनाकर भी दे रही थी। अरे मेरी भोली बच्ची, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। तुझसे प्यार की 2 बात तो इसीलिए करेंगे ही क्योंकि तुझसे काम निकलवाना है, पर तुझे भी जवाब देना सीखना होगा। ठीक है माँ। और तेरा पति अभी तक तुझे बाहर घुमाने भी लेकर नहीं गया है। शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। माँ, उनके पास टाइम नहीं है, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, तो अभी तक हम गए नहीं। अरे बेवकूफ नालायक, यही बात तेरा पति जिंदगी भर बोलेगा और घर में ही बैठी रह जाइयो। अरे उस पर थोड़ा हक जमा, नाराज हो लड़ाई कर और बाहर घूमने जा, अच्छे अच्छे महंगे तोहफे मांग। अमीर है, थोड़ा सा तो लुटा अपने पति को। तेरे ससुराल में जो भी हो रहा है ना, सब कुछ मुझे बता, वरना तू तो गधी की तरह काम करती रहेगी। ठीक है, मैं आपको फोन करके सब कुछ बताऊंगी। बाय माँ। शाम को पति के आने पर, शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया, तुम मुझे कहीं नहीं लेकर गए, और अगर तुम मुझे नहीं घुमाओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुनिधि, ये कैसी जिद है तुम्हारी? अब तुम मेरी इसे फालतू की जिद ही समझो, देखते जाओ क्या करती हूँ मैं। सुनिधि पति के साथ घर वालों को भी उल्टा जवाब देती है और किसी की नहीं सुनती, न कोई काम करती है। सास को जैसे ही पता चलता है तो, अरे बेटा, बहू की शादी हो गई है, ले जाना उसे घुमाने। सही तो कह रही है बेचारी। माँ, पर वो, अच्छा आप कह रही हो तो ठीक है, ले आऊंगा। अगले दिन अंकित उसे घुमाने ले जाता है। वहां से आने के बाद सुनिधि के पास फिर उसकी माँ का कॉल आता है और वो फिर उसे और भी ज्यादा भड़काने लग जाती है। जिसके बाद एक दिन, अंकित बेटा, मैं सोच रहा था जो एक प्लॉट है वो मैं चांदनी के नाम कर दूं। हाँ पापा कर दो, शादी तो मैं अपनी बहन की खुद करा दूंगा, पैसे उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। माँ ने सही बोला था, यही सही मौका है इस बात का। माफ करना पापा जी, जब अंकित अपने पैसों से अपनी बहन की शादी कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है। ये प्लॉट मेरे नाम करवा दीजिए, आखिर मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। बहू, हमारे 2 ही बच्चे हैं और हम दोनों को बराबर प्यार करते हैं। प्रॉपर्टी एक के नाम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरे नाम भी दीजिए ना माँ जी पापा जी। इसका मतलब तो ये है कि आप लोग मुझे इस घर का हिस्सा ही नहीं समझते। बस करो सुनिधि, कुछ भी बोल रही हो। इतने में सुनिधि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को सारी चुगली कर देती है। अगले दिन उसकी माँ घर में आ जाती है। बहू, कल रात थोड़ा हाजमा ठीक नहीं था तो कुछ सिंपल खाना खाना है तो खिचड़ी बना ले। हाँ बहू। देख रही है ना बेटा, वैसे तेरे सास ससुर रोज बढ़िया खाना बनवाते हैं तुझसे, पर आज मेरे आते ही कैसे सादी रोटी खा रहे हैं। माँ चिंता मत करो, माँ जी पापा जी, मैं कोई खिचड़ी नहीं बनाने वाली, मैं पूरी कचौरी खीर बनाऊंगी। मेरी माँ आई है घर पर तो कुछ अच्छा ही बनेगा। बहू, हमने ये थोड़ी ना कहा कि तू अपनी माँ के लिए कुछ मत बना, मैंने हमारे लिए बोला। रहने दीजिए पापा जी, मैं आप दोनों की सारी बात समझती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अपने ससुराल वालों को ऐसे नहीं कहते। मैं अपने घर में भी सादी रोटी ही खाती थी, आज भी खा लूंगी तो क्या हो जाएगा। नहीं माँ, तुम बढ़िया खाना खाओगी, और अगर आपको नॉर्मल खाना खाना है तो चांदनी दीदी को कह दो।
सुनिधि अपनी माँ के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाती है और कमरे में खाते वक्त भी गायत्री अपनी बेटी के कान भरना छोड़ती नहीं है। घर में सुनिधि की प्रॉपर्टी वाली बात पर भी बहस चल रही थी। अच्छे भले सास ससुर सुनिधि की बात से परेशान थे। इस बीच सुनिधि भी अपनी माँ के घर जाकर चुगली करती है। कुछ दिन बाद बहू बाजार जाती है तो 50 रुपए के मोमोज खाकर घर आती है और सास हिसाब मांगती है। बहू, इसमें 50 रुपए कम है, मैंने तुझे 400 रुपए दिए थे ना, तो ये तो 350 की सब्जी है, बाकी कहाँ है? मतलब माँ जी, अब आप हिसाब पर भी उतर आई हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। मुझे डिवोर्स चाहिए। ये तो क्या बोल रही है? अब तू ऐसा करेगी? हाँ, ऐसा करूंगी और जा रही हूँ यहाँ से। सुनिधि अपना बैग पैक करके माँ के पास पहुंचती है कि उसकी माँ अपने बेटे से बात कर रही होती है। ऋषभ, तुझे पता है मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक घर में लड़ाई करवा दी तो दूसरा सुनिधि का डिवोर्स करवा दिया। जब कोर्ट वोट में सब फाइनल हो जाएगा तो मैं एलिमनी भी मंगवा लूंगी। उसके बाद हम पैसे वाले बन जाएंगे और अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा दूंगी। माँ, आपको लगता है कि आपने सही किया है उसका घर तोड़कर? यहाँ सुनिधि को धक्का पहुंचता है और ताली बजाकर वो कहती है, वाह माँ वाह, अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, आपने तो अपनी बेटी का ही घर तोड़वा दिया। आप दुनिया की वो पहली माँ होंगी जिसने अपनी बेटी के घर में लड़ाई करवा दी। मेरे मन में जहर घोला, पैसों के चक्कर में आपने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार लूंगी और रिश्ता तोड़ना ही है तो आपसे तोड़ूंगी। आज के बाद आप मुझसे कभी मत मिलना। सुनिधि वापस वहां से अपने ससुराल पहुंचकर ससुराल वालों को सब कुछ बताकर उनसे अपने हर किए की माफी मांगती है, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है और सुनिधि अपनी मां को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए ब्लॉक कर देती है।